आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.5 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक तीसरा है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा आकृति 10.37 में कोण पी क्यू आर बराबर 100 अंश, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, तो हमें कोण ओ पी आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह की हमको आकृति दी गई है 10.37 में। ठीक है, जिसमें कोण पी क्यू आर बराबर 100 अंश है। कोण पी क्यू आर बराबर 100 अंश है, जिसका केंद्र बिंदु O है, और कहा गया है कि पी क्यू तथा आर केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है। तो ये जो वृत्त है, जो परिधि इसकी, इस पर पी क्यू आर बिंदु स्थित है, और हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण। कौन सा? ओ पी आर, ये वाला कोण हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ हमने पी आर जीवा है और कोण पी क्यू आर 100 अंश दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है कोण ओ पी आर। तो इसको हल करने के लिए हमें इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। हम इस आकृति में देखें अगर, तो जो पी और आर जीवा है, यहाँ पर जो पी आर जीवा हमने लिखा है, तो ये वाली जो जीवा है इस वृत्त को दो भाग में बांट देती है। ठीक है, तो यहाँ से दो चाप बनेंगे, एक दीर्घ चाप बन जाएगा, ये नीचे वाला क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, और ये ऊपर वाला लघु चाप बन जाएगा। तो यहाँ कोई बिंदु हम एक लेंगे, जैसे कि पी क्यू आर, तो यहाँ पे कोई बिंदु हम एस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एस ले लेते हैं और पी से लेकर एस को मिला देंगे और एस से लेकर आर तक मिला देंगे, तो यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण निकालने के लिए हमको यहाँ बिंदु को लेना पड़ेगा, जिसकी रचना हमको करनी पड़ेगी, और पी से लेकर एस और एस से लेकर आर तक एक हमको लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रचना की, पी से एस और एस से आर को मिलाया। वही यहाँ पे लिखा है दीर्घचाप पी आर पर एक बिंदु एस लेते हैं, यहाँ पे लिया हमने एस। ठीक है, साथ ही बिंदु पी से एस तथा एस से आर को हम यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह की बनी आकृति हमको एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त हो जाती है। चक्रीय चतुर्भुज इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, और हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि अगर कोई वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनता है तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है, और प्रमेय 10.11 कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के जो योग होता है, सम्मुख कोणों का योग जो होता है प्रत्येक युग्म। ठीक है, प्रत्येक युग्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा इसके साथ तो एक युग्म में बन जाएगा, सेकंड इसका जोड़ा इसके साथ तो ये सेकंड युग्म बन जाएगा। ठीक है, तो इन युग्मों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें हम लगा देंगे प्रमेय 10.11। प्रमेय 10.11 क्या है हमारी? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है, या सम्मुख जोड़े जो होते हैं प्रत्येक गुण का 180 अंश होता है। ठीक है, प्रमेय यहाँ पे हमने लगा दी है। प्रमेय अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का, सम्मुख जोड़ों का प्रत्येक जो युग्म है 180 अंश का होता है। तो इसके सम्मुख कोण ये हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका सम्मुख कोण ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण पी एस आर, कोण पी एस आर प्लस ये वाला कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे कोण पी एस आर प्लस, अब यहाँ पे पी क्यू आर जो है 100 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 अंश, और ये 180 अंश का यहाँ पे 180 अंश जाएगा। फिर अगले स्टेप में
PSR, ये 100 का पक्षांतर इधर हो जाएगा तो ये धन का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 अंश ऋण 100 अंश बराबर 180 100 गया तो यहाँ पे कितना बचा, 80 अंश बचा। ठीक है, तो इस प्रकार है यहाँ पे कोण PSR जो है कितना निकला, 80 अंश निकला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एस है वो कितना है, 80 अंश का है कोण है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे प्रमेय 10.8। 10.8 क्या कहती है प्रमेय कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीर्घ चाप ये वाला है और लघु चाप ये वाला है। तो ये चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो इस परिधि पर बने किसी कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोण 80 अंश का है तो इसका दुगना कहाँ पे बनेगा, कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो प्रमेय यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रमेय हमने यहाँ पे लिखा, प्रमेय लिखा हमने कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, ये चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो वृत्त का शेष भाग मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, ये वाले बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पे जो कोण रहेगा वो यहाँ से कितना रहेगा, दुगना। यहाँ से ये दुगना रहेगा, इसका ये आधा रहेगा। ये जैसे कि यहाँ पे अगर 80 है तो इसका डबल यहाँ पे 160 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या लिखा, कोण POS, कोण POS। ठीक है, इसमें बराबर है दोगुना PSR के, इसके दुगना है। ठीक है, यहाँ पे दो इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे हमने बराबर लगाया है। इसके बराबर तब होगा जब यहाँ पे दो का गुणा होगा, क्योंकि ये दुगना है। ठीक है, तो दो का गुणा करने पर ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे कोण POS निकाल लेते हैं, 2 का 2 गुणा PSR का मान कितना है, 80 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 160 अंश। तो कोण POS बराबर 160 अंश। तो यहाँ पे जो कोण निकला वो कितने का निकला, 160 डिग्री का, 160 अंश का। ठीक है, ये कोण हमने यहाँ पे निकाल लिया। अभी 160 का निकला तो यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे जो बन रहा है POR, ये जो त्रिभुज बन रहा है एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो केंद्र है, केंद्र से ये जीवा यहाँ P तक गई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या गई है और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या गई है। तो दोनों त्रिज्या कैसी केंद्र से समान होती है। ठीक है, तो केंद्र से समान है मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी है, समान है। तो दोनों भुजाएं समान है इसलिए क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज POR में सबसे पहले तो PO बराबर हो जाएगा क्या, RO। ठीक है, PO बराबर RO, PO बराबर RO, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो त्रिभुज है POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये वाले त्रिभुज को हमने क्या सिद्ध कर लिया, समद्विबाहु त्रिभुज, हमने यहाँ पे इसको सिद्ध कर लिया। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो प्रमेय 7.21 थी जो पहले हमने अध्याय 7 में पढ़ा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की ये सम्मुख कैसी ये भुजाएं बराबर भुजाएं हैं, तो इनका सम्मुख कोण क्या होगा, इसका सम्मुख कोण ये वाला होगा, इसका सम्मुख कोण ये होगा। तो दोनों आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे कोण ORP, कोण यहाँ पे कौन सा, ORP, मतलब ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके, ये वाले कोण के। तो ये वाला कोण क्या है, OPR। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण हमारा P बराबर R।
तो यहाँ पे कोण पी और प्रमेय हमने यहाँ पे लगाया है समीकरण नंबर 1, इसको हम दे देंगे। प्रमेय लगाया यहाँ पे 7.2। प्रमेय अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे प्रमेय लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप समीकरण लगा के प्रमेय 7.2 कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनते हैं, तीनों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज POR में कोण OPR ये वाला, ठीक है, OPR प्लस कोण ORP ये वाला कोण प्लस कोण OPOR बराबर 180 अंश। अब 180 अंश कहाँ से आए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ हम कोष्टक में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे कोण POR, कोण यहाँ पे OPR ये हमको मालूम नहीं है और यही हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण OPR प्लस, फिर सेकंड में क्या है, कोण ORP मतलब ये वाला कोण, ये भी हमको याद नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे जो कोण ORP था, कोण ORP ये किसके बराबर सिद्ध किया था, OPR के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण OPR, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे समीकरण 1 में सिद्ध किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पे POR कहाँ पे है, POR ये वाला कोण 160 अंश का, तो ये हो जाएगा 160 अंश का बराबर 180 अंश का, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे कोण OPR हमको ज्ञात करना था, ये साथ ही कोण ORP हमने यहाँ पे इसकी जगह पे OPR लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में हमने सिद्ध किया था कि OPR बराबर है ORP के, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये 160 यहाँ पे जो हमने यहाँ पे निकाला था अभी, वो हो जाएगा 180 अंश का 180 अंश। इसके बाद कोण OPR, अब यहाँ पे ये 2 बार है, ठीक है, OPR 2 बार है, तो हम यहाँ पे दोनों को प्लस करके 2 लिख लेते हैं। ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद में 160 का पक्षांतर इधर करेंगे हम, ठीक है। तो 180 अंश तो इसके अपोजिट में था, जब इसका पक्षांतर इधर होगा तो इसका जो धनात्मक चिन्ह है इधर जाके ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। 160 अंश 2 कोण OPQ। अब 180 अंश से 160 अंश घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20 अंश बचेगा, ठीक है, 20 अंश बचेगा। अब यहाँ पे कोण OPQ बराबर 20 अंश। अब यहाँ पे जो 2 है वो इस पूरे के ऋणात्मक के साथ गुणा में है, कैसा गुणा में है। जब इसका पक्षांतर इधर होगा तो इसकी जो वैल्यू है गुणा की भाग में परिवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ पे इसके बटे में लिखेंगे हम। तो 2 से कट जाएगा 2, एक बार में 0 का 0, 10 डिग्री। तो यहाँ पे OPQ का मान कितना निकला, 10 अंश, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि अतः कोण OPQ बराबर 10 अंश होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। थोड़ा लंबा है प्रश्न, तो इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हो, बिल्कुल। इस तरह से यहाँ से पहले एक चित्र आपको ये बना लेना है, उसके बाद में फिर ये हल करना है आगे। अगला शॉट फिर यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से, फिर यहाँ से लीजिएगा और लास्ट में
यहाँ से ये, ठीक है। धन्यवाद।